से प्रेशर बढ़ गया तो उसके बाद 103 सबसेक्शन 2 में मर्डर का चार्ज लगाया गया। ये बीजेपी जहां जहां पावर में है वहां पर इस तरह से खुली छूट दी जा रही है सो कॉल्ड गौ रक्षकों को। वो किसी को भी मार सकते, किसी को भी रोक सकते, मनमानी कर सकते, रूल ऑफ लॉ को खत्म कर सकते और फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर सकते। और ये कंटिन्यूसली हो रहा है। ये इन लोगों को जो एक लाइसेंस दे दिया गया है कि तुम किसी को भी रोक सकते, पीट सकते और अगर तुम्हारे दिल को खुश करना है तो तुम किसी की जान भी ले सकते। मैं इसका स्ट्रांगेस्ट वर्ड्स में कंडेम करता हूं। दूसरा यह है कि बैतूल में मध्य प्रदेश में एक नईम साहब जो अपनी जमीन पर आदिवासी बच्चों के लिए नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक 20 लाख अपने पैसों का खर्चा किए, पंचायत से उनको एनओसी मिल गया और जिस गांव में वो जिस जगह पर वो अपना ये स्कूल खोल रहे थे ताकि बच्चे पढ़े दलित आदिवासी, वहां पर सिर्फ 3 मुसलमानों के घर थे और एक झूठा रूमर उठा दिया गया। ये हमेशा ऐसी होता है कि कोई मुसलमान अगर घर बना रहा है या कुछ बिल्डिंग बना रहा है तो कुछ मदरसा बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे, और फिर पंचायत के एनओसी रहने के बावजूद भी वहां पर जाकर उनकी स्कूल की जो बन रही थी इमारत उसको तोड़ दिया गया। मैं इसका सख्त कंडेम करता हूं कि आखिर क्या पैगाम देना चाह रहे बीजेपी रूल्ड स्टेट्स। आखिर क्या पैगाम देना चाह रहे कि भाई आप कैसे मदरसा खोलेगा? वो 3 घर अगर गांव में मुसलमानों के, स्कूल खोलना चाह रहा अपने पैसों से, पंचायत से एनओसी लिया वो। तो ये सरासर ये वाकयात ये बताते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन मुसलमानों से किया जा रहा है। कभी जान उनकी ली जाती है तो कभी उनकी मेहनत की गाढ़े खून की कमाई को बर्बाद कर दिया जाता है। तो अब आपका जो सवाल था, यकीनन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अल्लाह सुब्हाना व तआला का कि महाराष्ट्र में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 125 कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा महाराष्ट्र की आवाम का कि उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल किया और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन तमाम वोटर्स का जिन्होंने एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट्स को अपने वोट से, अपनी दुआओं से नवाजा और हमको इस कामयाबी से हमकिनार किया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा महाराष्ट्र के हमारे प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब का और वेस्टर्न महाराष्ट्र के जिम्मेदार का और हमारे वाइस प्रेसिडेंट यूसुफ पुंजानी साहब का, एमआईएम पार्टी के तमाम मेंबर्स का, प्राइमरी ब्रांच के प्रेसिडेंट्स का, और कि उन्होंने बड़ी मेहनत की। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बिहार प्रदेश के हमारे अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब का, हमारे स्पोक्स पर्सन आदिल हसन साहब जो मेरे बाजू बैठे हैं, जो आकर कैंपेन किए। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तेलंगाना के एमआईएम पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का, अहमद बलाला साहब का, जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब का, मुबीन साहब का और रहमत साहब एमएलसी का, रियाजुल हसन अफंदी एमएलसी का, और जितने हैदराबाद से एमआईएम पार्टी के कॉरपोरेटर्स, एक्स कॉरपोरेटर्स, मेंबर्स जो गए, और मुंबई में हमारे एक्स एमएलए जनाब वारिस पठान साहब का, शोलापुर के इंचार्ज थे अनवर सादात का, इन तमाम लोगों की मेहनत और जुस्तजू की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए हैं वो आवाम की उम्मीद पर उतरेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जीतना लगता है बड़ा मुश्किल, मगर जीतने के बाद जो मराहिल सामने आते हैं
उसको कामयाबी से अबूर करना, आवाम की उम्मीदों पर उतरना, आवाम को दस्तयाब रहना और अपने बॉडी लैंग्वेज में, अपनी ज़बान से जो आप मिलनसारी के मज़ाहरे आवाम से करते हैं इलेक्शन के इंतखाबी मुहिम के दौरान, उसी को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सख्ती से तमाम हमारे कॉरपोरेटर्स को ताकीद भी कर रहा हूं कि आप आवाम के दरमियान में रहिए और आपके वार्ड्स में जहां पर आपको कामयाबी मिली वहां पर आप डेवलपमेंट के काम करवाइए। ये कामयाबी में आप देखेंगे कि हमारे कई हिंदू भाई भी कामयाब हुए, शेड्यूल कास्ट दलित भाई बहन भी हमारी पार्टी से मुंतखब हुए। मुंबई में मानकोट शिवाजी नगर में हमारे 6 कॉरपोरेटर्स जीते हैं। वहाँ उस विधानसभा में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 थे, 6 जीते, जिसमें दलित विजय सर कामयाब हुए। फिर चीता कैंप में 2 हमारे कामयाब हुए। मुंबई बीएमसी में एमआईएम पार्टी के 8 कॉरपोरेटर्स जीते। एक बहुत बड़ी कामयाबी हमको मिली औरंगाबाद में, जहां पर 33 हमारे कैंडिडेट्स कामयाब हुए हैं। वैसे ही मालेगांव में, नांदेड़ में, नगर में मुझे बड़ी तकलीफ है कि हमारे दोस्त समद खां साहब कामयाब नहीं हुए, पर मुझे यकीन है कि अहमदनगर की आवाम समद खां के साथ है, हम भी उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। तो इसी तरीके से आप देखेंगे अमरावती में हमारे कॉरपोरेटर्स जीते, अकोला में हमारे 3 कॉरपोरेटर्स जीते, मगर वहां पर अगर आप देखेंगे तो हमारे को उस अकोला विधानसभा में 62,000 वोट मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है और सबकी मेहनत जुस्तजू रही और हम सब ने अपने अपना रोल उसमें अदा किया। मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग अच्छी तरह से काम करेंगे। और फिर मैं स्ट्रांगली ये बात भी कहना चाहूँगा, जहाँ जहाँ एमआईएम के कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए हैं वो पॉलिसी मैटर में कोई डिसीजन ना लें जब तक पार्टी का कोई फैसला नहीं होता। जाहिर है आपसे कंसल्ट किया जाएगा, आपसे बात होगी, चाहे वो कोऑप्शन का मेंबर हो, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी बनाने का, जो भी हो, इस मसले में पार्टी आपसे बात करेगी। उसके बाद जो डिसीजन होगा आप उसको जरूर फॉलो करिए। तो ये मेरे इनिशियल रिमार्क्स थे। अगर आप हमारे दोस्तों को अगर कुछ और मजीद सवालात करना है तो आप बारी बारी से पूछ लीजिए, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सर, जैसा कि नागपुर में आरएसएस का आप पे तमाम तरह के आरोप लगते रहे बीजेपी को लेकर, अब वो आरोप जो है सवाल में तब्दील हुआ है, क्या मैच फिक्स था बीजेपी के साथ? अब ऐसा है ना कि जो आरोप लगाते, तो हैदराबाद में कहावत है, गिरे तो गिरे टांग मेरी ऊपर। तो अब मैं उसका तो इलाज मेरे पास नहीं है। आप आरोप लगाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आप एक बात उनको समझना चाहिए कि अगर आप इस तरह से अनाप शनाप बक रहे हैं तो आप ना सिर्फ जो जनता निकलकर वोट डालकर हमको कामयाब करी, आप उनको तकलीफ दे रहे हैं। और उनको अगर आप तकलीफ देंगे तो मजीद और नीचे जाएंगे इंशाअल्लाह आप लोग। तो ये तो इलेक्शन था, हर एक को इख्तियार था अपनी पसंद नापसंद का इजहार करने के लिए। अब अगर औरंगाबाद में 33 मेरे जीत गए, मुंबई में हमारे 8 कामयाब हो गए, नांदेड़ में 14, मालेगांव में 21, अमरावती में 12, धुलिया में 10, नगर में 2, अकोला में 3, शोलापुर में 8, नागपुर में 6, चंद्रपुर में 1, मुमरा में 5, गोवंडी में 6, चीता कैंप में 2। तो ये तो आवाम का फैसला है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पार्टी के जिम्मेदारों ने बड़ी मेहनत की, वहां पर दिन रात एक कर दिया। तो अगर वो लोग इस तरह से ये कहेंगे तो ये तो वहाँ की आवाम की तौहीन कर रहे हैं। और यकीन जानिए कि एमआईएम पार्टी और स्ट्रांग होगी इंशाअल्लाह। मुझे थोड़ी इस बात की वो है कि मैं वेस्टर्न महाराष्ट्र में जाके इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सका,
क्योंकि जब हम बिहार में थे उस वक्त डेट्स का अनाउंस हो गया था, तो थोड़ा वेस्टर्न महाराष्ट्र में अगर हम फोकस करते तो शायद वहां पर भी हमारे और कॉरपोरेटर्स जीत सकते थे। तो खैर ये अब इनका तो कोई इलाज नहीं है। बस उनको लगता है कि वही जीते तो ही जमहूरियत की कामयाबी है। तो कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए, हम अपना कामयाबी का सफ़र इंशाअल्लाह हमारी इज्तिमाई मेहनत और क़ुव्वत से तय करते आए और आगे भी तय करते रहेंगे। If this situation arises, will the MIM support the BJP to claim stake for mayor seat or deputy mayor seat or any other party? सपोर्ट होम Any other party to form the elect a mayor? MIM, आपका सवाल विल MIM सपोर्ट होम? BJP or the Shiv Sena alliance, wherever they have got majority in the. There is no question about that. That question does not arise. In Akot, the people of Akot have elected on MIM symbol 5 corporators. We had sent them a show cause notice and made them file a letter in their Akot municipality that the group in which they have joined in, which include BJP, they should give a letter that we are coming out of it. And I had personally warned them when they met me in Amravati that you must not take any policy decision. And I told them very clearly that alliance or no alliance, party will decide. But keep this in your mind. We cannot go with BJP at all or with NDA. So they did a mistake of supporting a BJP-sponsored candidate for the co-option member. Immediately, our state president Imtiaz Jalil Saab had suspended them. सर बिहार में जो आप पहली बार 5 सीटें आप जीते थे और आपकी खुशी तुरंत तब्दील हो गई जब किसी मजबूत सियासी पार्टी ने आपके लोगों को खींच लिया, तो क्या वो एक्सपीरियंस अभी आपके जहन में है कि यहाँ जो आपको जीत मिली है आपके लोग तोड़े जा सकते हैं, या उसके लिए क्या प्रिकॉशन रख रहे हैं? नहीं, अगर कोशिश करेंगे तो फिर इनको जनता की तरफ से तमाचा मिलेगा। बिहार में उन्होंने कोशिश की और क्या नतीजा निकला? उससे ज्यादा मेजॉरिटी से हम लोग जीते, उससे ज्यादा वोट हासिल किए। मेरे बाजू हमारे जनाब आदिल हसन साहब बैठे हैं, 80,000 वोट लेके 350 वोट से हार गए वो बलरामपुर से। तो ये चलने वाला नहीं है। अगर आप जनता के एतमाद को ठेस पहुंचाएंगे, अगर आप आवाम जो अपना फैसला दे रही उसको आप अपनी उसका सही लफ्ज ये है कि बर्बरियत, अगर आप अपनी बर्बरियत के मजाहरे इस तरह से करेंगे तो फिर याद रखिए आवाम भूलती नहीं उसको। तो ये अगर कोई हरकत करने की सोच रहा है तो उसको खैमियाजा भुगतना पड़ेगा। हम तो हर एतबार से कोशिश कर रहे हैं और हमको पूरा यकीन है, भरोसा है हमारे कॉरपोरेटर्स पर कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से कामयाब हुए हैं। आवाम ने उनको उसी बुनियाद पर वोट देकर कामयाब किया, पतंग के निशान पर। तो हमको यकीन है कि इंशाल्लाह हमारे साथ रहेंगे और हम पूरे जो एहतियाती तदाबीर हम इस्तेमाल कर सकते उसको जरूर हम कोशिश कर रहे हैं। बात कर बीजेपी की जो पूरे स्टेट में और तकरीबन पूरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जीत हुई, आप इसको डेवलपमेंट की जीत समझते हैं या हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स की जीत समझते हैं बीजेपी की? अब हम तो बीजेपी को हराए औरंगाबाद में, ऐसे वार्ड से हराए जहां पर लोग बोले थे अरे इन्होंने खाली कैंडिडेट दिए। यही सवाल हम और करे थे, आप कैंडिडेट दिए, डील कर लिए, आप बीजेपी जिताना चाह रहे। वहां पे हमारे दलित कैंडिडेट जीत गए। 2 प्रभाग में औरंगाबाद के यही इल्जाम लगाए इम्तियाज जलील के ऊपर कि फुला उससे उसको खुश करने को, इससे खुश करने को डील कर लिए। यही इल्जाम लगाए धूलिया में, हम तो हराए बीजेपी को वहां पे। तो अब ये वर्डिक्ट कैसा आया, क्यों जीते ये लोग,
तो ये तो अब वो पार्टीज को तय करना है जो हमको भी गाली देते। तो आवाम का फैसला है। कैसा है ना कि अंग्रेजी कहावत है, विक्ट्री हैज मेनी फादर्स, डिफीट हैज नन। तो वो डिफीट क्यों हुई, वो बड़े जय्यद लोगों को बोलना पड़ेगा। मगर जहां तक वोटर लिस्ट थी, वोटर लिस्ट सही थी, वोटर लिस्ट सही थी। अब इससे बढ़ के अगर कोई बाद में कोई निकलता है तो मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि हम लोग देख रहे थे, वोटर लिस्ट को चेक कर रहे थे, तो वोटर लिस्ट तो चुनाव में सही थी। कई आरोप करते हैं सर, वोटर कई लोगों के नाम नहीं आए हैं सामने, और कई लोग जब ईवीएम खराब होने की वजह से कई बूथ्स पर ऑल्टरनेटिव। देखिए, अगर ईवीएम काम नहीं करती है तो ईवीएम जब अगर 1 घंटा ईवीएम काम नहीं करती है तो इलेक्शन टाइम अगर 6 बजे या 7 बजे खत्म हो रहा है तो जितने लोग उस वक्त रहे उनको वोट डालने का इख्तियार दिया जाता है, या फिर इलेक्शन कमीशन जो टाइम लूज हुआ उसको दे भी देती है। अब जिसके नाम नहीं आए, ऐसा तो मेरे को तो मैं नहीं सुना पोलिंग के दिन, क्योंकि हम लोग क्लोजली फॉलो कर रहे थे एमआईएम पार्टी के जिम्मेदारों से, हमारे बिहार के, दिल्ली के शोएब जामाई साहब नागपुर के जिम्मेदार थे, सब लोग से हम कांटेक्ट में थे। तो ऐसा तो कोई ये नहीं बोला कि भाई पूरे एक वार्ड में ही इतना बड़ा नाम काट दिए गए, नाम नहीं आए, ऐसा तो मेरे को तो नहीं सुना। मैं हो सकता है ऐसा बात जगह पे हुआ होगा। टीएमसी के जो नतीजे आए, आप भी वहाँ काफी कैंपेन किए, आप करते रहे हैं। जो ठाकरे ब्रदर्स का जो गठबंधन था, अब आप रिजल्ट आ गया। आपसे मैंने 2 दिन पहले पूछा था, आपने जवाब साफ नहीं दिया था। अब नतीजे आने के बाद आप कह सकते हैं कि ठाकरे ब्रदर्स का जो, या ठाकरे का जो करिश्मा है वो अब खत्म हुआ मुंबई से? नहीं, देखिए, वर्डिक्ट सामने है, वर्डिक्ट सामने है, और एक वर्डिक्ट ये भी है कि जिस एरिया में एकनाथ शिंदे साहब का घर है, उस वार्ड में उद्धव ठाकरे का कॉर्पोरेटर जीत गया है। कैसा देखेंगे इसको आप? सुन तो लीजिए ना। अब आप अगर आप जवाब देना चाह रहे हो तो आके बैठ जाओ, मैं बनाया तो स्पोक्स पर्सन आपको मेरे पार्टी का, आप मेरे को सुनने आए। तो ये भी हुआ है, ये बात सही है कि उनको नहीं जीत पाए, वो लोग नहीं हरा पाए। तो नहीं, अब देखिए, हमारी पार्टी का करिश्मा चला, हम शुक्रगुजार हैं अल्लाह का। अब दूसरों का मेरे को नहीं मालूम। नहीं, सुनिए, नहीं, देखिए, जूता मैं पहनता हूं तो मैं अपने जूते की पॉलिश करता हूं, समझे ना। मैं अपने पार्टी के बारे में बोल सकता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह वहां की आवाम के दिल में एमआईएम पार्टी की मोहब्बत थी, है, और बड़ी मजबूती से वो दिख कर आई मतदान के दिन, हक़ रायदही के दिन। तो अब देखिए, मुझे अपने बारे में फिक्र है। मैं ये नहीं बोल सकता कि आप क्यों चमक रहे हैं, भाई मुझे चमकना है ना। तो अब मुझे दूसरों में लाइट डिम है, ट्यूबलाइट बंद हो गई, उससे मतलब मेरे को नहीं है, मेरे को अपने से मतलब है। आपका ऑब्जर्वेशन क्योंकि आप पॉलिटिशियन हैं और बहुत मतलब संसद में आपका नाम है, आप एक समझ और सोच रखते हैं, उस पर पूछा जा रहा है। नहीं, आप ज्यादा मेरी तारीफ कर रहे। आपका ऑब्जर्वेशन देखिए, ये सवाल का जवाब जो है ना, जो आप लोग टीवी चैनल पे एनालिस्ट को बिठा लेते हैं ना, तो उनसे पूछिए। मैं एक पॉलिटिशियन हूं, इतना जल्दी ये कैसा बोल सकते हैं आप किसी को भी इसके बारे में? नहीं बोल सकते। जब तक आप रिजल्ट पढ़ेंगे नहीं और कीनली आप पूरा पढ़ के सब चीज दिखा के आप जो बोलना मुझसे बोलवाना चाह रहे हैं, जब बोल सकूंगा। अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए रिजल्ट आके। सर, आप जब कैंपेन कर रहे थे इलेक्शन में, अकोट की सीट को लेकर बीजेपी एमआईएम के अलायंस का देखिए, आपको सुन लीजिए आप, मैं अभी इसका जवाब दे दिया। मेरे को ये सब मालूम, मैं नहीं बोलना चाह रहा हूं कौन क्या क्या खेल खेलते, कैसा करते, छोड़ दो आप।
मैं बोल दिया, उस सवाल का जवाब दे दिया। इम्तियाज जलील साहब उनको सस्पेंड करे। पहले मर्तबा में पूरा तफसील से बोला आपको। अगर आप अंग्रेजी में आप उर्दू समझ में नहीं आए तो इंग्लिश में बोलता हूँ, आप बोले तो Major gains in Sambhajinagar, you have made major gains in Sambhajinagar, Malegaon, Amravati. These places used to, before in the previous elections, a strong traditional base for Congress. Again, the talk of whether MIM is cutting into the strong Congress strong base is arising. What questions is this? Are we living in a feudal system? You please tell me. Anyone can come and contest against me. When you don't contest against me, your information is wrong. Last time, you know how many corporators we won in Aurangabad? Please tell me. No, how many we won? Last time, You don't know. We won 25. From 25, it went to 33. So it is not, see, that is what we are saying. So ऐसा अगर आप बोलते रहेंगे, आप ऐसा था, ये था, तो अरे ये क्या है भाई? ये जमहूरियत है? कोई राजा रजवाड़ों का मामला है क्या? वो हमारे क्या बोलते हैं अख्तर अली मान, वो डायलॉग उनका, अब कोई बोलो जरा तो। रानी के कोख से अब कोई राजा पैदा नहीं। हाँ, अब कोई रानी के कोख से राजा नहीं पैदा होगा। अख्तर अली मान का ये पेटेंट डायलॉग है, हर तकरीर में बोलते हैं अख्तर अली मान, यही बोलते हैं ना। तो अब ये कोई रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होता। नाम रख लो राजा, तो राजा नहीं बनता उन्हें। एक तो याद रख लो आप लोग, आप कुछ भी नाम रख लो उसको, गुलाब जामुन नाम रख लो, रसमलाई बोल दो, कुछ भी बोल दो। हाँ हाँ, हाल के जो चुनाव रहे उसमें कुछ खट्टी मीठी यादें एमआईएम पार्टी के लिए और आपके लिए भी रहे। क्या खट्टी मीठी यादें? कहीं जीत कहीं हार, इस तरीके से जो है आपका अभी हाल में जो बाकी राज्यों में रहा, तो ऐसे में ये वाली जीत एमआईएम पार्टी के लिए। नहीं, खट्टी मीठी कहाँ है? हम तो बिहार में अच्छा खासा अलायंस करके, माने हम तो पहले बोले बना लो हिस्सा आप हमको आपका। हम तो लेटर लिखे थे बिहार में अख्तर अली मान साहब के, भाई आप सिर्फ 5 सीट दे दो, अगर आप जीत गए तो मंत्री पद मत दो, सीमांचल से इंसाफ करो, फिरका परस्ती, कम्युनलिज्म, फैशिज्म को रोको। आप नहीं सुने तो हम तो अलायंस किए हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद रावण पार्टी के साथ और हमारे बिहार स्वामी प्रसाद मौर्य साहब के साथ हम लड़े, हमको कामयाबी मिली और जनता ने हमको कामयाब किया और जनता ने किसी और को कामयाब भी किया, किसी को हरा दिया। तो ये तो हम तो इलेक्शन लड़ते हैं ना मैडम। देखिए इलेक्शन लड़ना एक पॉलिटिकल पार्टी का बहुत बड़ा जिम्मेदारी भी होती है। हम इलेक्शन लड़े और हम मेहनत कर रहे थे। मेरे को अच्छी तरह याद है कि जब बिहार में इम्तियाज जलील साहब थे और कैंपेन में बिहार चुनाव के इलेक्शन इंतखाबात में, तो वो बेचैन हो गए कि असद भाई मेरे को जाने दो। डेट्स आ गए थे ना, जब डेट्स आ गए थे तो दिन रात हम मेहनत किए, कोशिशें किए और एक इज्तिमाई तौर पर एक कलेक्टिव एफर्ट था महाराष्ट्र के जिम्मेदारों का पूरा। वो ठीक है, बाज हमारे पुराने लोगों को टिकट नहीं दे सके, वो लोग नाराज भी थे। मैं जाकर उन जितने लोग मुझसे मिले, मैं उनको समझाया और वो मेरे विवाद को समझे कि भाई आप पार्टी में आ जाओ, काम करो पार्टी का, आपको पार्टी का काम करो। आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर ने तो पार्टी तो है ना। तो जो लोग जिनमें इखलास था, जिनमें पार्टी से मोहब्बत थी, वो आए, मुझसे मिले और बहुत मेहनत किए। चाहे वो शेख अहमद हो, नासिर सिद्दीकी हो, हमारे असद चाउश हो, फैजान रिजवी हो, ऐसे बहुत से लोग हैं। अब जो नहीं सुनना चाह रहे थे उनकी मर्जी है, वो इलेक्शन लड़े, नतीजा सामने आ गया। ये जीत कितनी अहमियत रखती है? मैडम देखिए, मैडम हर चाहे वो एक छोटा एमपीटीसी के इलेक्शन की जीत हो, मैं उसको अपने सर और आंख पे उठा कर रखता हूं। तो हर कामयाबी मेरे लिए बड़ी होती है। हम ये नहीं ये एमपीटीसी का है, ये जेडपीटीसी का है, ये कॉर्पोरेटर का है, ये सब नहीं। हर कामयाबी, एक छोटी सी कामयाबी हमारे लिए बड़ी अहमियत रखती और हम उसको अपने दिल के बड़े करीब रखते हैं और
उससे हमको खुशी मिलती, हमको और कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता। सर अभी आपने कहा कि राजनीतिक पार्टियों की हाँ होती है हाँ चुनाव लड़ना, अगर कहीं चुनाव है तो वहाँ चुनाव लड़ना राजनीतिक पार्टियों की नैतिक जिम्मेदारी है, ऐसा आपने कहा, तो उस नैतिक दिखाएंगे। अभी देखिए ना, आपको बहुत जल्दी है ब्रेकिंग न्यूज करने की, ठहरिए ना अभी। अरे जब आएगा वक्त बताएंगे ना। अभी तो आज तो महाराष्ट्र की कामयाबी के बारे में आपको हम तकलीफ दिए, आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो एक अहम काम छोड़ के आए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सही टाइम पे बताएंगे आपको। क्या बोले आप? सर आरएसएस का गढ़ है, हाँ? नागपुर में आरएसएस का गढ़ है, वहाँ पर मंजी जो है ना 7 सीटों पे काम नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर है, तो उससे क्या करने का है? वहाँ पर मंजी जादू वो है जो जादूगर के सर पे चढ़ के बोले, समझे ना? सर तेलंगाना में भी चुनाव आने वाले हैं, कुछ ही समय में म्युनिसिपल हाँ? इलेक्शन होने वाला You है। have certainly expanded your footprint in Maharashtra in this municipal election, sir. But the question also arises: the next municipal elections are going to happen in Telangana. Do you have the same intention here as well? व्हाई नॉट? व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? यस, बिल्कुल। तेलंगाना में हम तो दे दी, हमारा नोटिफिकेशन दे दिए, सब हमारे डिस्ट्रिक्ट हमारे प्रेसिडेंट्स को बोल दिए कि आप लोग जो लोग मंडलिस्ट से लड़ना चाह रहे हैं उनका नॉमिनेशन फिल करिए और तैयारी करिए। हमको 5 दिन का टाइम दिए, 2 दिन, 1 दिन तो हो गया, तो हम लोग बिल्कुल। How many urban local bodies will be If there's contesting in vacancy Telangana? beyond your Hyderabad constituency, would you let corporators contest? Yes, why not? We have done it before also. We'll definitely contest. No doubt about that. Please do not have any doubt about it. We'll... हैदराबाद के बगल में जो सिकंदराबाद लगता है उसका नाम मिटाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस सरकार की तरफ से, ऐसा बीआरएस आरोप करके आज। अरे भाई वो बीआरएस से पूछ लो ना जाके। नहीं सर, आपका अरे मैं कहीं को बोलूंगा मेरे को? नहीं, जुबली इलेक्शन में तुम ही सपोर्ट करे उनको, तुम ही जाके मीटिंग करा, इंटरव्यू करा, नहीं मालूम क्या मेरे को? है तुम जाके पूछो, तुम जिससे तुम करे थे पॉडकास्ट करा, ये कराए, मेरे को गालियां दिए वो लोग। क्या निकला नतीजा? 24,000 वोट से 4 खाने चित हो गए उनके। अब मैं और क्या करूं बोलो आप? वहां दूल्हे भाई बाहर बैठे हुए हैं, बिहार में है, और हमारे गालियां दे रहे। अरे तुम इलेक्शन लड़ रहे, आप इलेक्शन लड़ा रहे, हमारे को बोल रहे आप। पोलिंग के दिन पूरे उतर गए दूल्हे भाई की तलवार बन के, कौसर मोहिउद्दीन घर पे चले गए, कौसर मोहिउद्दीन के घर के लोगों को गालियां दिए टीआरएस वाले जाके, 8-8, 10-10 गाड़ियों कॉन्वॉय में जाके। अब मैं क्या करूं? उससे मेरे क्या करने का है? मेरे को लड़ना है, लड़ूंगा मैं, सबसे लड़ूंगा मैं, पार्टी है। सर महाराष्ट्र चुनाव से अलग हटके एक सवाल की इजाजत देंगे आप? नहीं बिल्कुल करिए ना, आपको पूरी इजाजत है, जवाब देना मेरी जिम्मेदारी। सर उत्तराखंड का एक मसला है कि वहाँ गंगा घाट पे हर की पौड़ी पे नॉन हिंदू जोन घोषित हिंदू जोन घोषित करने का, नॉन हिंदू नॉट अलाउड का वो करने का मांग हो रही थी। अभी कुछ पोस्टर देखे गए वहाँ की। ये जो है संविधान के खिलाफ है, ये अनटचेबिलिटी है, ये संविधान के खिलाफ है, ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। आप इस तरह अगर कानून मानते रहेंगे तो फिर क्या क्या हो जाएगा फिर? सर जैसा भाई देखिए जो धर्म के रिचुअल्स हैं वो जाहिर है वो उसी धर्म के जिम्मेदार पंडित लोग करेंगे, जो भी रिस्पॉन्सिबल करेंगे। मगर आप बोलेंगे उस इलाके में नहीं आना बोले तो कैसा होगा भाई? किस बुनियाद पे करेंगे आप? टीटीडी में आपको लिखना पड़ता है कि आप हिंदू धर्म को फॉलो करते, वो शुरू से चले आ रहा है। तो ये कहां ले जाके छोड़ेंगे देश को फिर आप? तो उनको देखना चाहिए जो ऐसा इस तरह की बात कर रहे हैं। और गैर जरूरी कि आप, अरे भाई नौकरी क्यों नहीं देते? नौजवान बच्चों को नौकरी दो ना, नौकरी नहीं देते। आप ही के उत्तराखंड में एंजल चीमा को मार दिया गया, उसको चिंकी विंकी झूठे गलत बातें बोलकर, जो बच्चा एमबीए कर रहा था, जिसका बाप बीएसएफ में सिपाही है, जो हमारी सरहद की हिफाजत कर रहा है, उसको आप माने उसको जस्टिफाई कर रहे मार के। फिर आप, वो नफरत है फिर वो, क्योंकि वो आपकी तरह नहीं दिखता। ये जितने जो लोग जो फिरका परस्त इस तरह की बात करते हैं, उनको लगता है कि सब लोग हमारी तरह रहना। अबे तुम हो कौन? हम सब तो एक ही उसमें पैदा हुए ना,
तुमने एंजल चीमा को मार दिया, उस पर कुछ नहीं बोलते, अभी सब भूल गए लोग। वो बच्चा, नौजवान बच्चा 22 साल का अपनी जान से महरूम हो गया। तो ये गलत हो रहा है। ये महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान दिए कि मोदी की कामयाबी देश के लिए खतरा है। ऐसा है, उनको खतरा नजर आ रहा, उनका जो बर्फ पिघल रहा ना, वो आइसक्रूट का गोले का किस्सा मालूम ना आपको, वो हो गया। वो तो बर्फ पिघल रहा उनका, तो उनको कुछ नहीं दिखा तो हमारे को बोल रहे। औरंगाबाद में उन सभा में थे, एक पतंग आ गई, ए पतंग कटी 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 बोले। अब किसे कट गई औरंगाबाद में? उन्होंने बोले कटी कटी कटी, जलील कटी जलील कटी। अब हो गया, पूरा कट गए। उन्होंने एकनाथ शिंदे साहब को हम बोल रहे कि आपकी बर्फ पिघल रही, आप जिसके साथ है ना, उन्हें पूरा बर्फ पिघला रहे आपकी। स्लोली स्लोली आप जा रहे आप। सर देश में 12 महीने चुनाव के बाद चुनाव। हाँ हाँ, तेलंगाना में नहीं, अभी तो सब कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है अभी तो। अब तो मतलब सभी जगह से, सभी कैंडिडेट से हाँ, लड़ेंगे जब हालात सिचुएशन देख के उस वक्त क्या होता। अभी तो बोलना, अभी तो नहीं है कुछ। अरे तुमको बंगाल ऐसा है यार कि मिष्टी डोई तुम खिलाना चाह रहे क्या मेरे को? कैसे दिख रहा है मेरे को? ठहरो जरा। हाँ लड़ेंगे। अरे बंगाल का बताएंगे आपको, बताएंगे जल्दी क्या है उसमें। सर देश में चुनाव के बाद चुनाव होते रहते हैं। 12 महीने आप चुनाव में बिजी होते हैं, आप प्रधानमंत्री हो। तो अब देश का माहौल ऐसा हो गया कि हिंदू और मुस्लिम, यानी कि रोज अखबार उठाकर देखो, कोई बातें नहीं है। एक बात तो सुनिए, इस असदुद्दीन अवीसी देश को कहां तक सुरक्षित रखने की कोशिश एक बात सुनिए, आप चुनाव के खिलाफ है? बिल्कुल नहीं है सर, लेकिन नहीं, ऐसा एक ठहरो, देखो चुनाव तो होंगे ना। आप ऐसा दिख रहा, आप डिक्टेटरशिप की जहनियत के हामिल है आप। चुनाव तो होंगे ना भाई। नहीं, दो जनता की तरफ से नहीं। आप एक बात सुनिए, आप एक बड़े सहाफी हैं, काबिल हैं आप, माशाल्लाह से आपको अल्लाह ने बहुत अच्छा जहन दिया है। अगर आखिरी चुनाव कब हुए थे भाई महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के? कब हुए थे? खत्म कब? उनका 2017 में उसका टेन्योर खत्म हो गया। 9 साल के बाद इलेक्शन होना ना, नहीं होना, नहीं हुआ तो बोलते, हम खुद बोलते देखो आईएएस ऑफिसर चला रहा। पंचायत के इलेक्शन होना नहीं होना ना। मुझसे ये चुनाव से पहले छोटे म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हुए। अब आप एक दिन बोलेंगे अरे होना ही नहीं चुनाव, माने आप तो मोदी जी की जबान बोल रहे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन कर दो। अरे ऐसा कैसा होगा? अरे भाई आप समझो, आप जो तीर मेरे पे मारने की कोशिश कर रहे हैं ना, ऐसा दिख रहा है कि वो तीर मोदी जी दिया आपको, मारो बोल के अब दूसरा साल 1 नेशन 1 इलेक्शन कर दो, 5 साल में कोई चुनाव नहीं होना। अरे क्यों नहीं होना? अरे सुनिए एक बात, इलेक्शन होगा तो जो हुक्मरान रहता उन्हें टोस पे रहता आपने। अरे इलेक्शन आ रहा, कुछ करो। लाड़की बहना में पैसे नहीं आ रहे थे, वो जो औरतों, अब दिए ना, इलेक्शन है बोल के दिए ना। अब बाद में भूल जाते होंगे, भूलते। इलेक्शन से रूलिंग पार्टी के लोग फिक्रमंद रहते। तो आप जो थॉट प्रोसेस, माफी चाहता हूं, आप बड़ी इज्जत से बोल रहा हूं, आपका थॉट प्रोसेस लिख रहा के 1 नेशन 1 इलेक्शन चाह रहे आप, वो नहीं हो सकता। वो इलेक्शन अब उन्होंने बनते होंगे तो आपको चाहिए कि उनसे पूछना आप, मगर उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते तो वो परेशानी है ना। आप जरूर पूछिए उनसे, मैं भी तायद करता हूं, पूछो आप कि ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मगर चुनाव तो होंगे ना भाई, इलेक्शन नहीं होना बोल तो क्या मतलब? अब आप मेरे को बोल हर चुनाव में जाएंगे, मैं क्या करूं? एक बात सुनिए, चुनाव नहीं रहता, मैं मेरे हेडक्वार्टर में आके बैठे रहता हूं यहाँ पे 11 बजे से लेके 3 बजे तक। फिर एरिया में जाता हूँ, लोग लाके शादी का रुखा देते, बाज़ वक़्त 12-12, 13-13 शादी रहते। और माशाल्लाह से हैदराबाद में क्या है, दूल्हे मियाँ जो है 10:30 बजे आते। मेरे को कभी सोचता हूँ मैं कि इन्हें 10:30 बजे आए तो घर को जाके दुल्हन का चेहरा कब देखता हूँ इन्हें। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे को बाज़ वक़्त तो जो अहम लोग रहते 11:30 बजे बुलाते। अरे मैं पूछता हूँ यहाँ 11:30 बजे रात को क्या है बाबा, तुम घर कब जाएंगे? अरे चले आते। तो
ये काम करना पड़ता, काम कर रहे, हमारी पार्टी के तमाम लोग, जिम्मेदार लोग काम कर रहे, मेहनत कर रहे। इलेक्शन देखिए, मैं क्या एनजीओ हूं, एक पेपर पढ़ के वो ऐसा हुआ था, मैं पॉलिटिकल पार्टी का है, हम जिम्मेदार है। अब इन्होंने बिहार से क्यों आए बिहार से? उनको बुलाया, आदिल को, कोर्ट में केस जा रहे थे, दिल्ली में थे, मेरा तुम निकल के आओ, आए उन्होंने। पिछले 15 दिन से महाराष्ट्र में फिर रहे। तो पार्टी का काम है, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर है, हमारा ओढ़ना बिछोना पार्टी के लिए काम करना है। अब पार्टी का काम इलेक्शन में भी होता है, इलेक्शन नहीं रहा तो जनता का काम में मसरूफ रहते। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ दिन पहले कुछ गड़बड़ हुआ, कर्नल क्लैश टाइप का मामला था, अभी क्या हालात है? अभी तो हालात पुरअमन है, मगर कांग्रेस गवर्नमेंट को ये देखना है और पुलिस के जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं उनको देखना है कि हैदराबाद में रात में गड़बड़ क्यों हो रही। पिछले आप 3-4 साल के इंस्टेंसेस और इंसिडेंट्स निकाल के देख लो, ये रात में क्यों हो रहा भैया? ये इस पे फॉलो अप करना। और भाई साहब, आप बात नहीं करना, हटिए वहां से, बात कर रहे हैं, बात करेगा, हटिए, आप कहीं बैठे रहे हो, हटिए उधर से। तो ये इंसिडेंट्स क्यों हो रहे? और मैं एक जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि जो पुलिस का जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क है वो बिल्कुल कमजोर है हैदराबाद में। इनको मालूम ही नहीं हो रहा क्या हो रहा। और चौथी बात यह है कि इनके जो सो कॉल्ड पीस कमेटी के मेंबर हैं वो बेचारे तो खाली उर्दू की शेर शायरी में बल्कि फुलकार पहना के बैठ जाते खामोश, वो खाली तस्वीर कराना वही चल रहा। तो ये इस पर गौर करना जरूरी है। ये कम्युनल फोर्सेस को मौका नहीं देना चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि हैदराबाद एक ब्रांड है, सिर्फ तेलंगाना के लिए, पूरे देश के लिए, और एक इकोनॉमिक हब बनते जा रहा है ये। अब ये सरकार फ्यूचर सिटी को प्रमोट कर रही, ये इंसिडेंट्स क्यों होना? फिर नहीं होना चाहिए। तो इनको सोचना चाहिए, गहराई से, डीपली सोचना चाहिए। No, if you see the pattern which is happening in last few years, 70 to 80% incidents have happened in not in broad daylight. आप देख लो, रात में हो रहे पूरे. It is happening in the night. So of course there is room for improvement. Of course there is something which the police or the intelligence department police is not able to catch. That is where they should strengthen themselves. And time and again I have been consistently telling, whether it was TRS government or now the Congress government, see, law and order is not a political issue for me. It is an issue which concerns the safety of a common man. What happened when that incident happened 2-3 days ago? Lathi charge happened and many innocent people got hit by that police lathi. People who were going into marriage. They don't know they were crossing that road. So there has to be some system must be created or strengthened so that these incidents do not erupt. And the best policing is that you should prevent such sort of incidents. It's not like looking for a needle in a haystack. But these are all areas which you know for a fact historically, that area had suffered a lot. And it really hurts me that I have worked with the Pardi community and continue to work with them. And we have done a lot of development work, and there are majority of the Pardi people they don't want this incident. और वो जो पारदीवाड़े के एक हिस्टोरिकल जगह भी आप लोगों को नहीं मालूम शायद, वहां पर एक बेंच है, आप जाओ, जहां पर पंडित नेहरू बैठे थे आके। बोलो। जो हमला करे पूरे हार गए। आवाम बोली तुम हमला करे, अब हम जमहूरी वोट से हमला करेंगे, चारों खाने चित। यूं मारे, पब्लिक बोली हम जाके यूं करेंगे, आउट, पूरे चारों खाने चित। सर रिसेंटली एनटीवी जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया सर, उस पे आप क्या बीआरएस का सपोर्ट करिए? भाई देखिए, मैं महाराष्ट्र के इलेक्शन कैंपेन में था, हमारे बर्ख मेरे को मैसेज भिजाए थे, कहाँ है बर्ख है, तो मेरे को उसका तफसील मालूम करना है।
अब ये क्या है उसका डिटेल मालूम करना है। बाज जर्नलिस्ट को छोड़ भी दिए बोल के मीडिया का रिपोर्ट्स है, बाज एक साहब को एयरपोर्ट पे पकड़े बोल के। तो सहाफ़ी आज़ादी का मैं ख्याल रहा हूं, तो अब इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में क्या है, मैं आप लोगों से बाद में बात करके कुछ तबसरा कर सकता हूं। Sir, on the international front, India is likely to either pull out from Chabahar port operations in Iran because of Trump's actions. Is a very big ongoing debate, sir. What do you think? Do you think India should still have a presence in Iran's Chabahar port? No, according to the Hindu newspaper and Economic Times report, we had transferred the money to the Iranians to build it, because we knew that according to the report of these two newspapers, that sanctions will be coming. But Chabahar is very important for India, because that will give us an entrance to not only Afghanistan but to other Central Asian republics. And we hope that the government will not succumb to this pressure tactics, because end of the day, if one country is protecting their interests, we have all the right to protect our interest. We have to have a connection through Iran with Afghanistan and to the Central Asian republics. So we hope that that sort of independence the government of India will show. अभी एक मोहतरमा का स्टेटमेंट आया है कि एमआईएम की जो पतंग है वो सैंपल को चेंज करो बोल के, तो इलेक्शन कमीशन को लोग जो है कंप्लेन करेंगे बोल के बोल रहे हैं सैंपल हटाने के लिए, क्योंकि एक फेस्टिवल का वो है बोल के बोल रहे, तो इसके ऊपर आप अब क्या बोलेंगे अब उनको। अब घर में जिसके सिंबल नहीं है उनको खाली यही सिंबल दिख रहा तो क्या करेंगे। घर में सिंबल रहा तो रहता ना, अब घर में सिंबल नहीं है तो उन पतंग के पीछे पड़े हुए। अब मैं क्या बोलूं आपका क्या जवाब दे सकता हूं मैं। अरे क्या बात है, कल बोलेंगे नहीं वो कमल का फूल वो ऐसा है वहां पे वो निकाल दो, कल बोलेंगे नहीं हाथ है हाथ मिलाए तो ऐसा दिखता, कल बोलेंगे गाड़ी है वो गाड़ी निकाल दो पब्लिक जाती है उसमें, परसों आप बोलेंगे नहीं वो किसान जो है खेती करता उसका सिंबल निकाल दो। हाँ अभी एक अजीब है, वो बोलेगा नहीं मशाल से आग लग जाती वो निकाल दो। एक सिंबल है ना, पार्टी का शनाख्त है और हम एक रिकग्नाइज पार्टी है, हमारा सिंबल है। आपको सिंबल पसंद नहीं आया, जो पसंद है आप दबा दो जाके, ये आपके पास सिंबल नहीं है तो मैं क्या करूं। तो ये क्या होता है, ये लोग जो बोलते हैं ना, ये लोग घर में कोई प्रॉब्लम दिखता है मेरे को। इसके बारे में सर ये सोशल मीडिया पे एक लेडीज का वीडियो आया करने के बारे में कि अकबर साहब महाराष्ट्र में लेकर कैंपेनिंग के दौरान पकड़ा था, हाँ पतंग का निशान बोले तो उस पर इतराज कर रहे थे कि पतंग। अब वो अकबर साहब से तो ज्यादा मोहब्बत है, उन्होंने मेरे से ज्यादा हैंडसम है ना उन्होंने। और कुछ तमिलनाडु इलेक्शन में पार्ट क्या होगा अभी देखेंगे सर, देखेंगे। हमारे वकील साहब पार्टी प्रेसिडेंट है, सबसे बात करना है, बात करके हम लोग डिसाइड करेंगे। बिहार में बंगाल का जो है आदिल साहब को मैं भिजाया था, आदिल साहब से हम बात करने वाले हैं। उन्होंने जाके 3-4 दिन वहां गुजारे हैं, पूरा लिए हैं और हम बात करेंगे। नहीं हम लोग हमारी पार्टी की तरफ से हम लोग पूरी रहबरी करेंगे, पूरा हमारे से जो गाइडेंस होगा हम करेंगे। हम ये ताकि किसी भी जेन्युइन वोटर का नाम ना कटे। और सबसे बड़ा खतरा क्या है कि अगर किसी का नाम इंक्लूड नहीं हुआ है तो मैं इसकी मुखालिफत इस बुनियाद पर करता हूं एसआईआर की कि इलेक्शन कमीशन कोई अख्तियार नहीं है मेरी सिटीजनशिप चेक करने का, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एनआरसी रूल्स के तहत है। वो ईसीआई कैसा करेगा। और फिर अफसोस की बात यह है कि एक नेवी के वाइस एडमिरल को नोटिस चले गई,
गोवा के एक एक्स एमपी को नोटिस चलेगी कि आप आके बताओ कि आप सिटीजन है। अरे एमपी है, उन एक्स एमपी है। हाँ, खैर उनका बोल सकते हैं कि उन्होंने है संभल के और बंगाल को खेल रहे, तो मगर ये एक एक्स एमपी, और फिर आप एक नेवी के इतने बड़े ओहदे पे एक आदमी रह चुके हैं। तो हम पब्लिक से भी अपील करेंगे कि एसआईआर में जो 2002 का आउटर लिस्ट है, उसमें जहां कहीं भी होगा तेलंगाना या देश में 2002 एक बेंचमार्क बना दिए, तो उसमें जिसका नाम है उनका भी नाम लिखना है। उनका नाम इलेक्टोरल सर्टिफिकेट लेके आपके बेटा बेटी का नाम डलवाइए। और जो 10 डॉक्यूमेंट्स है, मैं चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब को बोला हूं कि जितने गवर्नमेंट के मी सेवा सेंटर्स है जहां से आप 10th का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाता, उसको पब्लिक अगर अप्लाई करेंगे तो आप प्लीज उसको दीजिए, ताकि वो डॉक्यूमेंट्स लगा के उनका नाम शामिल किया जा सकता। अब नहीं मालूम गवर्नमेंट इस पे हमारी रिक्वेस्ट पर, रिप्रेजेंटेशन पर क्या एक्शन ली, वो तो आपको गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, तेलंगाना गवर्नमेंट को। मगर तेलंगाना में जो बोल रहे, जब भी एसआईआर होगा हमारी पार्टी पूरा उसमें ताउन पेश करेगी और हमारी हत्तल इम्कान कोशिश होगी कि किसी का नाम, जेन्यून वोटर का नाम ना कटे, क्योंकि इसका रास ताल्लुक, बड़ी बदबख्ती की बात है, अनफॉर्चुनेट है कि सिटीजनशिप से जोड़ दिए उसको। हाँ, फॉरेन पॉलिसी में पहले अलीन सिस्टम था। क्या था? अलीन बोले तो किससे भी न्यूट्रल था, नॉन अलाइन थे। हाँ। अभी कैसा है अपना पॉलिसी, कैसा होना चाहिए रिसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट हिसाब से, वर्ल्ड पॉलिटिक्स? नहीं, आप भी देखिए कि मेरे को इस बात की बड़ी तकलीफ है कि डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे कि नरेंद्र मोदी सर प्लीज बोल रहे, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के मिनिस्टर बोल रहे कि मोदी साहब कॉल नहीं किए तो ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होगा। ये कैसा है? ये हमारे सरकार को तो रिएक्ट करना चाहिए। भाई बीजेपी है मगर देश का प्रधानमंत्री है ना, ये कैसा होगा? सर राजस्थान से येलो का वीडियो वायरल, हाँ वो बिल्कुल उन्होंने बोले कि जहाँ पे मुस्लिम वोट्स को निकालो बोले, तो ये तो इलेक्शन कमीशन को सुनना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को सुनना चाहिए। और उनकी इस तकलीफ को मैं उनको सलाम करता हूं कि उन्होंने सच्चाई को बयान किया। यही तो हमारे को, इसलिए हम बोल रहे कि आप अपना नाम देखिए, एसआईआर जो है सिटीजनशिप से भी ताल्लुक उसका है, जो नहीं रहना चाहिए कानूनन। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा, कब आएगा डिसीजन हमारे को नहीं मालूम, और फिर आपका वोट देने का राइट आपसे छीन लिया जाएगा। फिर आपका नाम निकल गया तो नोटिस दे सकते आपको, और उसके रूल्स में जो मेमोरेंडम इशू किया इलेक्शन कमीशन ने, अगर बीएलओ 2 मरतबा घर पे चले गए, आप नहीं रहे, तो उनको इख्तियार है कि फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को या फॉरेनर्स एक्ट के तहत उनको नोटिस भिजा देंगे। तो ये आसान नहीं है, इसको सब लोग सीरियस रहने की जरूरत है। हम तो तेलंगाना के जब एसआईआर शुरू होगा, मैं हमारे हैदराबाद के जिम्मेदारों से बातचीत किया हूं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, सबको हम बोले कि हम लोग सब मिलके इसके ऊपर बोलना चाहिए कि जिसका नाम है और जो जेन्यून वोटर है, 18 साल के हो चुके हैं, उनका नाम आना चाहिए, पर हम लोग करेंगे। अनऑथराइज्ड पर्सन जो है हिंदुस्तान में पूरे घर घर जा रहे हैं, कार्ड चेक कर रहे हैं, जिनको कोई अथॉरिटी नहीं है, और बांग्लादेशी घोषित कर रहे हैं। नहीं, अनऑथराइज है तो उनको आप बात ही नहीं करना, एंटरटेन ही नहीं करना, उनको उनसे बात ही नहीं करना, बात ही नहीं करना। और ये बांग्लादेशी बोलना, देखिए एक बात सुनिए, जो बीजेपी नहीं समझ रही है, अगर आप ऐसी तरह से बोलते रहेंगे तो बांग्लादेश में जो एक रेवोल्यूशन आया वहां पे, वो जनता का रेवोल्यूशन है, और बांग्लादेश स्टेबल होगा तो भारत के लिए बहुत जरूरी है स्टेबल बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट के लिए। हम इस तरह से आप बांग्लादेशी बोलेंगे तो पड़ोसी है वो, वहां पर पाकिस्तान, वहां के आईएसआई, चाइनीज और ऐसी ताकतें जो भारत से नफरत करते वहां पर पहुंच चुके हैं।
तो हमको इस बात सोचना है, भाई देश के हित में बात करो तुम लोग। देश के हित में यह है कि बांग्लादेश स्टेबल हो, और हमारा कई हजार किलोमीटर का लैंड बॉर्डर और सी बॉर्डर भी है। Sir, another local issue regarding this Maulana Azhar National Urdu University. The government had issued a notice to the university regarding 50 acres of land being unutilized, and the students have been protesting that, the state government or the university should not let go of that premises. What is your stand on this? Well, some Tom, Dick and Harry went and started criticizing me. Why should I react now? Those highly qualified people standing beside some highly qualified politicians who lost elections, every time they have to talk about my party. Why? Do they even know that how Manu was formed? Do they even know that during UPS time it was Asaduddin Owaisi who had got the then MOS HRD to Manu? Do they even know that it was Asaduddin Owaisi who had opened the first Manu school in Farooq Nagar? From class 1 to 10 CBSE course is being taught. Do they even know that 8 crores building was constructed on a police land with the permission of YS Rajshekar Reddy's government? And when YSR came over there to inaugurate that school building in Farooq Nagar, which I don't know, you have not gone over there. Sometime you must go and see the good work we have done. Rajshekar Reddy, he came in a bus. He said, "This is the building you want me to inaugurate?" I said, "Yes, sir." He said, "I will not inaugurate." I was shocked. I said, "Why are you saying this?" He said, "No, why? How can you get only one school? What about the whole of Andhra Pradesh?" In front of me, YS Rajshekar Reddy spoke to, I think so, the HRD minister was Kapil Sibal, and one principal secretary of HRD who later on went to become the chief secretary of Chhattisgarh. Rajshekar Reddy spoke on on a cell phone to these two ministers and saying that I want more such schools. If the Manu University is trying to give it to private people to develop that area, we also condemn that. And we don't want that if that land is given to Manu, it should remain with Manu. But to make such baseless allegations against MIM, this is a cowardly act. You want to fight me politically, come out and fight me politically. And don't tell me what about Manu. I know more about Manu. There is a standing committee report when I was a member of Ministry of Social Justice and Ministry of Minority Affairs. You should see my contribution in those reports, what I have talked about Manu and everything, or what we have spoken in the parliament. Recently, in the last parliament session, I had talked about Urdu language, and I had said, please strengthen Manu. And I'm warning the Manu administrators, you should not finish Urdu to promote English language over there. That university was formed for the Urdu language. It was Urdu University under an act. I hope they don't do that. सर अभी चाइना की आपने बात बस शुक्रिया.